मैंने बहुत सारे सरकारी अफसर देखे हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा या दिखा नहीं पा रहे। डीसी साहब डेफिनेटली काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन नहीं है लोगों में, लोगों को नजर नहीं आ रहा। आप जिस तरह की मर्जी एडिटिंग कर ले, प्रेजेंटेशंस बना ले, लेकिन शायद आवाम में वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता जब तक आपकी आवाज लोगों के कानों तक नहीं पहुंचे। नहीं आता कि आप एक छोटा सा दुकानदार होता है, बेचारा छोटा सा को ठेला है कि पता नहीं टिकटॉक के व्यूज की खातिर आप बड़ी जगह पे क्यों जाते। सर बात ये है, ये दुनिया वैसे ही है जैसे आप इसको परसीव करते हैं, कि मेंटेलिटी है उसी तरह के उनके व्यूज और उसी तरह के उनके कमेंट्स होते हैं। मुझे बिल्कुल तरस आता है, मुझे फाइन करके आज तक खुशी नहीं हुई। आपके ऊपर तो ये देखना सबसे बड़ा स्टिग्मा समझ लें या इसको एक इल्जाम समझ लें। बाकायदा तौर पर आपका नाम ये भी एक टिकटॉकर किस्म के जी सरकारी अफसर है, उन्होंने जी ऐसा कर दिया वैसे कर दिया। ये आप समझते नहीं कि आपने तो एक किस्म का पूरे के पूरे पंजाब का सत्यानाश कर दिया। नहीं सर, मैंने सत्यानाश बिल्कुल नहीं किसी का भी नहीं किया। जो लोग समझते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकता मेरी जात से, किसी को एक जरा बराबर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज एक जवाब उनको जरूर देना चाहूंगा। आप भी माशाल्लाह समझदार है, सारी चीजों को जानते हैं। क्या लॉजिक इस बात को मानती है कि मैं व्यूज के लिए एक स्टंट करूं? आप करोड़ की गाड़ी में बैठकर आते हैं और आते जो नीचे उतरते हैं अपने लाओ लश्कर, आपके साथ सरकारी सिक्योरिटी किस्म की पूरा कानवाई होता है, और जी आप पूछते जी आलू का रेट क्या है जी, अच्छा जी इसको फाइन कर दे। ये क्या लॉजिक है? जो लॉ है पाकिस्तान का, क्या उसमें कहीं पे लिखा हुआ कि छोटे लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है? जो लाओ लश्कर जो नजर आ रहे होते हैं वो लाओ लश्कर नहीं है, उसमें 2-3 एहलकार होते हैं, और वो भी तब होते हैं जब मैं ये कार्रवाई कर रहा होता हूँ। वो मेरे बॉडीगार्ड्स नहीं है और मुझे कोई स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं है। ये मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। पॉडकास्ट विद सरदार अमीन चितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि आप मुख्तलिफ दुकानों पर जब एक सरकारी ऑफिसर जाते हैं, किसी भी चीज का रेट चेक करते हैं, उनको मौके पर जुर्माने करते हैं, मौके पर ही उनको जो है वो जेल या सलाखों के पीछे भेजते हैं, और टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर इंतहाई वायरल है। और मैंने अपनी जिंदगी में पहले ऑफिसर देखे हैं जो रियलिटी बेसिस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और रियलिटी बेसिस पर काम करने की वजह से अवाम में उनकी पजीराई भी बहुत ज्यादा है। मेरे साथ आज मौजूद है मलिक मोहम्मद तौसीफ, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, और हाल में तैनाती उनकी चक जुमरा में है। वेलकम टू द शो मलिक साहब, कैसे आप? सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह सर। मलिक साहब, सोशल मीडिया तो जारी बात है, मैं कहता हूँ कि अगर किसी सरकारी अफसर ने अगर यूज किया है या उसका कोई ट्रेंड बनाया है, वो हमें अक्सर ना हम देखते थे, फिल्में देखते थे, पुरानी फिल्म नायक की याद आ जाती है कि उसमें वो अनिल कपूर जो है वो जाता है, एक दिन का सीएम होता है, तो वो ऐसे फैसले करता है। आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि आपने इस तरह की किस्म की सोशल मीडिया को टूल बनाया, और सोशल मीडिया के जरिए आपने एक नया ट्रेंड दिया कि अवाम की खिदमत इस तरह भी की जा सकती है? सर बात यह है, पहले तो ज़रा नवाजी का ममनून हूँ, आपने इतनी इज्जत अफजाई की है, आपने ऑफिस में बुलाया। मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपने बड़ी मोहब्बत दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका ममनून हूँ, आपकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ। दूसरा, कोई ख्याल कोई पर्टिकुलरली तो नहीं आया, एक इंटेंशन ज़रूर थी कि जितना भी अपनी कौम के लिए, सोसाइटी के लिए इंसान कर सकता है वो उसको ज़रूर करना चाहिए। डेफिनेटली हम चेंज तो हर चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन अपना हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं। तो बस मैंने रैंडमली एक दो वीडियोस बनाई इसी थॉट के साथ, और मैंने वो पोस्ट की, और लोगों का रिएक्शन बहुत, उस पर रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था, तो बस वहीं से फिर स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा ये बताइए, आपको ऑलमोस्ट फैसलाबाद में सर्विस करते हुए 5 साल का अर्सा बीत चुका है, और मेरी जो इतलात उसके मुताबिक चक जुमरा और तांदियावाला में आपने सर्व भी किया है, और अच्छी अपनी एक रेपुटेशन के साथ आपने लोगों को जो है सर्विसेज दिखाई दी है। आप बेसिकली कहाँ से हैं, शुरुआत कैसे हुई, और इस तरफ आने का फिर कैसे आपका ज़हन बना? सर मैं तहसील चक झुमरा ही मेरा होम टाउन है, मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। वैसे रहाइश मेरी फैसलाबाद सिटी में ही है, मैं आपका हमसाया भी हूँ, लेकिन आपसे आज मुलाकात आज बहुत डिले के साथ हो रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बाकी मेरी क्वालिफिकेशन टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है मेरा, मैनेजमेंट साइंसेस में मेरा एमफिल है। मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ, बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स भी की हैं, मैं लैंड रिकॉर्ड में भी रहा हूँ, और वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड था मैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए हैं मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। तो ये शॉर्ट सा मतलब करियर का है, समरी है। ये जो कंसेप्ट आपका सोशल मीडिया का, क्योंकि मैंने बहुत सारे सरकारी अफसर देखे हैं, बड़ा काम करते हैं,
बड़ा ज्यादा मैं बल्कि हमारे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की मिसाल दूंगा कि काम कर रहे हैं लेकिन वो दिख नहीं पा रहा या दिखा नहीं पा रहे। अच्छा, आपने ये ट्रेंड कहाँ से सीखा कि भाई लोगों को दिखाना है कि भाई मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ? सर बात ये है कि जैसे आपने बात की है, डीसी साहब डेफिनेटली काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और हम तो उनसे मतलब आधा काम भी नहीं कर रहे होते, लेकिन उसकी प्रोजेक्शन नहीं है लोगों में, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है, नज़र क्यों नहीं आ रहा, डीसी साहब की आवाज़ नहीं लोग सुन पा रहे। डीसी साहब की आवाज़ जब लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों के दिलों में तब घर करेगी। आप जिस तरह की मर्जी एडिटिंग कर ले, प्रेजेंटेशंस बना ले, लेकिन शायद आवाम में वो इम्पैक्ट नहीं हो सकता जब तक आपकी आवाज़ लोगों के कानों तक नहीं पहुंचेगी। ये मेरे बॉस भी है, मैं उनको सजेशंस, बड़ा हम्बल सजेशन दे रहा हूँ। वैसे मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि उनको सजेशन दूँ, वो बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन गुड फेथ में उनके साथ शेयर ये हमारे पास ये मिसाल मौजूद है, वो डीपीओ जिस वक्त मडी बॉबी ने, मैं उनकी मिसाल इसलिए कोट करूंगा कि वो उन्होंने अपनी वॉइस दी, लोगों को फैसले किए, खुली कचहरी, और ये वो इस तरह का तरीका अपनाया। देखें आज पूरे पंजाब में चाहे काम के हवाले से कुछ भी हो जी, वो उसमें दो राय हो सकती है, वो ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन शोहरत में डीपीओ में पूरे पंजाब में कोई नहीं। अच्छा, ये टूल आपने फिर कैसे आपको पता था कि मैं इस टूल को अपनाऊंगा तो अवाम में मैं घर करूंगा? सर उसकी रीज़न ये है कि मैं एक फेलियर स्टोरी भी है मेरे एंड पे। मैं सीएसएस की अटेम्प्ट्स मैंने ली है, मैं फेल हुआ हूँ, बुरी तरह फेल हुआ एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश एसे में। पीएमएस की अटेम्प्ट्स मैंने दी हैं, 2 दी हैं, थर्ड टाइम एक मिसहैप हो गया, मैं अपीयर नहीं हो सका। तो वो एक फेलियर भी मेरे साथ लिंक्ड है, और मैं बड़ा ओपनली अपनी फेलियर बताता हूँ। अब मैं कभी भी, लोग मुझे समझते हैं मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हूँ, और मेरा पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है। बाकी फेलियर स्टोरी अपने साथ है, ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो नाकामी को समझते हैं कि ज़िंदगी का ये एंड है। मैंने 6-7 साल स्ट्रगल की है कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये वो सारी वहाँ से ये पॉलिश हुई है थॉट, जो मैंने तैयारी की है, जो मैंने चीज़ों को समझा है। मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, इंटरनेशनल लॉ को पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, पंजाबी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, जर्नलिज्म को भी मैंने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, और भी 3-4 सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंटल साइंसेस को पढ़ा है, ज्योग्राफी को पढ़ा है। तो ये बेसिकली मुझे वहाँ से हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरा पर्पस था मेरी सिलेक्शन हो एज अ सीएसपी ऑफिसर या पीएमएस ऑफिसर, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन आप रिफाइन इतना हो जाते हैं कि ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाते। बस वही एक बैकएंड पे चीज़ें चल रही होती हैं और थोड़ा सा एनालाइज कर लेता है बंदा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं आता कि आप एक छोटा सा दुकानदार होता है बेचारा, जो उसके पास 4 चूजे पड़े हैं या उसके पास छोटा सा को ठेला है, आप चलते हैं और बिल्कुल लोग कहते हैं कि जी, अक्सर ये भी है कि पता नहीं टिकटॉक के व्यूज की खातिर या इस तरह की अर्निंग है, या ये आप उन जगहों पर, आप बड़ी जगहों पर क्यों नहीं जाते? सर बात ये है, ये दुनिया वैसे ही है जैसे आप इसको परसीव करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान से वाज़ेह तौर पे मुखातब होकर कहती है कि मैं तुम्हें उसी रंग में मिलूंगा जिस रंग में तुम मुझे तलाश करोगे, और लोग मुझे जिस रंग में देखते हैं, जो उनकी मेंटेलिटी है, उसी तरह के उनके व्यूज़ और उसी तरह के उनके कमेंट्स होते हैं। सो लेकिन बाकी आपका जो क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। मुझे बिल्कुल तरस आता है, मुझे फाइन करके आज तक खुशी नहीं हुई। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक जस्ट प्रोसीडिंग जो है ना वो अपनी तरफ से करूं, ज्यादती एक रत्ती बराबर ना हो, जहाँ पे खदशा हो, अनसर्टेनिटी हो, कंफर्मेशन ना हो। वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैं पिनलाइज कर दूं किसी बंदे को, या मैं उसको फेवर दे दूं। तो इस तरह के सिनेरियो में मैं लोगों को फेवर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। मतलब 100 अगर मुजरम हो तो उनको नाजायज़ जो सज़ा है, उनमें से अगर किसी एक को भी नाजायज़ सज़ा हो जाती है, तो वो 99 जो जिनको आप छोड़ देते हैं, रिलीफ देते हैं, ये उनसे भी बदतर है। अच्छा, क्या क्राइटेरिया क्या रखा आपने, इसको कैसे अज्यूम कैसे करते हैं? क्या आप एक दुकान पे गए, आपने जाते ही उसको फाइन, आपने कहा जी पर्ची निकाले जी, अच्छा जी आईडी कार्ड दे जी, अच्छा वो पहले क्या आपकी टीम अज्यूम कर लेती है उसको, जो एनालाइज कर लेती है, नो इन्वेस्टिगेट करती है? नो आई पर्सनली इन्वेस्टिगेट इनटू द थिंग्स। मैं दुकान पे जाता हूँ, जाके रेट्स खुद पूछता हूँ, उसके बाद मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो खुद ही नजर आ जाते हैं, जो जिनको वो छुपा रहे होते हैं। जैसे वो एरिस्टोटल ने कहा था कि बोलिए
ताकि मुझे पता चले आप कौन है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थॉट्स के, वो चीज़ें जो छुपा रहे होते हैं ऑटोमेटिकली सामने आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारे दुकानदार मास्टर भी होते हैं, वो छुपा लेते हैं, प्रोफेशनली छुपा लेते हैं। वहाँ पे ज़रूरत होती है कि एक खुफिया ख़रीदारी करवाई जाए, लेकिन चूंकि हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इस वजह से हर दफ़ा खुफिया तौर पे तो नहीं करवा सकते। लेकिन एक चीज़ के बारे में रेस्ट एश्योर्ड हो जाएं आप, जब तक मैं इन्वेस्टिगेशन ना कर लूँ, अगले बंदे को कन्विंस ना कर दूँ, वो जुबान से जब तक बोलता नहीं है कि जी मेरी वायलेशन है, मैं तब तक उसको फाइन नहीं करता। ठीक है, आपके ऊपर तो ये देखिए ना सबसे बड़ा देखिए स्टिग्मा समझ लें, या इसको एक इल्जाम समझ लें, या कि भाई मुर्गी का एक किस्म का अच्छा खासा एक रेट आता होता था, तो हम देखते थे जी इतने रुपए किलो है, इतने रुपए। अच्छा, आप पंजाब में जो है वो इसकी बड़ी खपड़ी, और जो पंजाब के एक बड़े जिसे कहते हैं जो डीलर थे या जो रेट निकालते थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आपका नाम लिया, भी एक टिकटॉकर किस्म के जी सरकारी अफसर हैं, उन्होंने जी ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, और फिर वो मुर्गी का रेट बाकी बंद हो गया। तो ये आप समझते नहीं कि आपने तो फिर एक किस्म का पूरे के पूरे पंजाब का सत्यानाश कर दिया इस तरह? नहीं सर, मैंने सत्यानाश बिल्कुल नहीं, किसी का भी नहीं किया। जो लोग समझते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है, वो मेरे हम वतन है, मेरी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मैं उनका वेल विशर हूँ। मैं लिटरली मेरी कभी किसी के साथ मेरी थॉट ये है कि मैं किसी को नुकसान ना दूं। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकता मेरी ज़ात से, किसी को एक ज़रा बराबर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई हमारी सोसाइटी में पेट भर के खाना खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छी गाड़ी में जाता है, तो ये खुशी की बात है, हमें हसद से बचना चाहिए। लेकिन जो कार्रवाइयां मैंने की हैं, वो उनकी नज़र में मैंने अपने व्यूज़ के लिए ये सारा कुछ किया है। यही उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि जी ये देखिए जी, इन्होंने अपने व्यूज के लिए, अपने जिसे कहते हैं टिकटॉक के लिए जो है ना हमारा पूरे का पूरा, और हम आपके खिलाफ जा रहे हैं। तो वो अभी बचत हुई? जी बचत ही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज एक जवाब उनको जरूर देना चाहूंगा। आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, सारी चीजों को जानते हैं। क्या लॉजिक इस बात को मानती है कि मैं व्यूज के लिए एक स्टंट करूं और 100 लोग उस स्टंट को देखें और 100 के 100 उसके गर्विदा हो जाएं? ऐसा पॉसिबल नहीं। क्या स्टंट पे मेजॉरिटी इकट्ठी हो सकती है? तो मेरी वीडियोस के सोशल मीडिया के दौर स्टंट भी आपका फौरन सामने आ जाए। अगर मैं स्टंट कर रहा हूं तो मेरी वीडियोस के नीचे आप लोगों के व्यूज देख लें, वो किस साइड पे जा रहे हैं। अगर मैं शोबदाबाजी ही कर रहा हूं, व्यूज के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, तो देख लें कितने लोगों ने कहा कि ये व्यूज के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप देख लें, कोई वीडियो उठा ले मेरे अकाउंट से। तो ये आपने जज करना है। मैं अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना व्यू जरूर आपके सामने रख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो मिल्क का रेट है, या गोश्त का रेट है, या सब्जी का रेट है, आलू का रेट है, अच्छा ये भी कहा जाता है कि आप 4 करोड़ की गाड़ी में बैठकर आते हैं, और आते जो नीचे उतरते हैं अपने लाओ लश्कर, आपके साथ सरकारी सिक्योरिटी किस्म की पूरा कानवाई होता है, और जी आप पूछते जी आलू का रेट क्या है जी, अच्छा जी इसको फाइन कर दे। ये क्या लॉजिक है? क्या ये चीजें, एक मिसाल के तौर पे आप देखें, आप एक बड़ी जिम्मेदार एक आपकी जो पोस्ट है, तो क्या ये ज़ीद देती है कि आप छोटे छोटे आलू के रेट के लिए खड़े हो जाएं, या वहां पे जो है वो छापे मारे? सर बात बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मुझे ये बताएं कि जो लॉ है पाकिस्तान का, क्या उसमें कहीं पे लिखा हुआ कि छोटे लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है? क्या उसमें कहीं लिखा हुआ है? किसी रूल में लिखा हुआ है? चोरी तो 1 रुपए की भी चोरी। सर कहीं लिखा हुआ है तो मुझे दिखाएं। इखलाकियात के प्रिंसिपल्स को आप उठाएं, कहीं लिखा हुआ है कि छोटा बंदा जो दिल करे करता जाए? कोई एक हदीस का रेफरेंस मुझे दें। लेकिन एक चीज जरूर है कि अपने जो छोटे तबकात हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं बिल्कुल ख्याल रखता हूँ। मैं सारा दिन मार्केट में होता हूँ, मैं विदाउट एनी सिक्योरिटी फिरता हूँ। और जो लाओ लश्कर की बात आपने की है, देखें ऑफिशियल काम कर रहे हैं, उसमें समटाइम्स लोगों को अरेस्ट करवाना होता है, शॉप्स सील करनी होती हैं। जब हम शॉप सील करेंगे तो एक नेचुरल रिस्पांस दुकानदार का ये आएगा कि वो इसको बुरा मानेगा और रेजिस्ट करेगा, हर हद तक रेजिस्ट करेगा। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो मुझे बताइए कि मैं अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाऊंगा? एक कॉमन सी बात है। पुलिस ये मेरी पावर है, गवर्नमेंट ने मुझे दी हुई है, लॉ ने मुझे दी है कि मैं राइटफुली उसको यूज करते हुए अगर मुनासिब समझूं जुर्म के मुताबिक, मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूँ, मैं उसकी शॉप सील कर सकता हूँ। तो मुझे बताएं कि पुलिस के बगैर मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूँ? कंसर्न पुलिस के बगैर मैं उसकी शॉप खुद से सील कर सकता हूँ? क्या मैं लोगों के साथ मैन हैंडलिंग करूंगा? मैंने फिजिकली स्टेट कर रहा है, क्या मैंने फिजिकली लोगों के साथ ओवर पावर करना है, उनको फिजिकली अपनी बात मनवानी है? नेवर। मैंने एक ऑर्डर देना है बतौर मैजिस्ट्रेट
कि ये इसको सील कर दें, और उसको सील जिसने करना है लॉ एनफोर्समेंट के लोगों ने करना है। और वो जो लाओ लश्कर जो नजर आ रहे होते हैं वो लाओ लश्कर नहीं है, उसमें 2-3 एहलकार होते हैं, और वो भी तब होते हैं जब मैं ये कार्रवाई कर रहा होता हूँ, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस चले जाते हैं। वो मेरे बॉडीगार्ड्स नहीं है और मुझे कोई स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि अक्सर आप काम तो कर रहे हैं, जारी बात है, आपकी तैनाती को ऑलमोस्ट अब 1.5 साल ऑलमोस्ट हो चुका है चक जुमरा में, या गालबन 2 साल जो जी अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग हुई है 6 माह पहले। अच्छा 6 माह पहले। क्या आप अब तक की जो अपनी किस्म की वहां पर आपकी जो कार्रवाइयां हैं उससे क्या चीजें जुमरा में बेहतर हुई हैं? क्या जुमरा के लोगों का जो किस्म का खास तौर पर ये जो रेट्स के मामलात है, क्योंकि हमारे सीएम साहब इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है कि भाई जो कुछ भी हो इन चीजों के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, अवाम आपको पजीराई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं मुझे ये मानने में, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हर वक्त एक किस्म का मूवमेंट में है। अच्छा, हमारी सीएम या पंजाब हुकूमत का भी यही एक किस्म का मोटिव है, उनका मिशन भी यही है कि भाई इस चीज को जो है वो किस तरह से, तो क्या चक जुमरा में हालात कुछ बेहतर हुए हैं? सर ये क्वेश्चन तो बेसिकली पब्लिक से बनता है। मैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में खुद जज बन जाऊंगा, दैट विल नॉट बी अ फेयर प्रैक्टिस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं मुतमिन हूँ। बाकी जुमरा के अवाम से आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, एक कैच 22 है, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। हमारे कंट्री में या हर मुल्क में जराइम होते हैं, इवन यूएसए मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, सुपर पावर है, वहाँ पे भी क्राइम होते हैं, वहाँ पे भी गन होल्डिंग के इश्यूज हैं, हर तरह के क्राइम्स हैं, यहाँ पे भी क्राइम्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या एक बंदे को सजा मिल जाती है, एक लीगल जो प्रोसेस है उसमें सजा मिलती है, क्या उसके बाद वो फुली रिफॉर्म हुआ होता है? हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एक बंदा मर्डर करके जेल में चला जाता है, 10 साल बाद वापस आता है, 10 साल उसने सजा काट ली है, वो आते ही एक मर्डर दोबारा कर देता है। तो जो पेनल्टी है बेसिकली वो उस क्राइम के लिए, उस ऑफेंस के लिए है जो उसने किया है, और वो चांसेस क्रिएट करती है कि नेक्स्ट ये ऑफेंसेस ना हो, लेकिन वो 100% गारंटी कभी भी नहीं होती। हो सकता है उन लोगों को जिनको मैंने फाइन किए हैं, पेनल्टीज दी हैं, वो रिपीट वायलेशंस कर रहे हो। ये ह्यूमन बिहेवियर्स हैं। इंसान मार खा के भी समटाइम वही करता है जो जिस वजह से मार खाता है। इसी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रिफॉर्म करने के लिए आसान तरीके की तरफ इशारा किया। आपका जेल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वहां पे मजालिम ना हो, वहां पे उनके साथ एक ऐसा सलूक हो कि जिसके बाद वो उनकी थॉट, उनका जहन मजबूर हो जाए कि हमने अपने आप को रिफॉर्म करना है। और मैं इसी चीज को मद्देनजर रख के कार्रवाई करता हूँ। मैं लोगों के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, उनको बताता हूँ, रियलाइज करवाता हूँ कि आपका ये फॉल्ट था, इस वजह से फाइन हुआ। और नेक्स्ट एक चीज और है कि आप, जारी बात है, आपकी जो जिम्मेदारी है बेसिकली बुनियादी तौर पर ये नहीं है आप की जो एक किस्म का, आपने तो देखना है लोकल गवर्नमेंट के मामला है, ऑलमोस्ट जो आपकी जो जितनी भी यूसी है, यूनियन काउंसिल है। अच्छा, ये जो जिम्मेदारी आपको क्या ये अलहदा से तफवीज़ की गई है, या इसके हवाले से ये जरूरी है कि आप, जारी बात है कि आपका ये काम नहीं है बेसिकली, तो इसके लिए क्यों आप ये इतना ज्यादा तरद्दुद क्यों कर रहे हैं? जी, ये बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये लोगों को, ऑफिसर्स को ये चार्ज दिया जाता है प्राइस मैजिस्ट्रेट का। किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ये चार्ज दिया जा सकता है, ग्रेड 16 को, ग्रेड 17 वालों को ये चार्ज दिया जा सकता है। और मेरे अलावा फैसलाबाद में ऑलमोस्ट 60-65 और भी मैजिस्ट्रेट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और हर जिले में ऐसे ही। आप ही नजर आ रहे हैं हर तरफ, ये क्या वजह है? वो क्यों नहीं नजर आता? शायद मैं अपना मतलब वीडियोस बना के पब्लिक के सामने रखता हूँ, इस वजह से नजर आ रहा हूँ, और दूसरे लोग नजर आना नहीं चाहते। ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं कि आप, क्योंकि अभी तो जो हम सुन रहे हैं एक बहुत बड़ी एजेंसी इन्फोर्समेंट जो है वो एक लॉन्च होने जा रही है, तो क्या ये मुमकिन है कि आप मलिक तसीम साहब जो है उसको भी यहाँ फैसलाबाद में ऐड कर रहे हो? क्योंकि जारी बात अगर देखा जाए पूरे फैसलाबाद में जो काम या जो एक चेक एंड बैलेंस या इस तरह की इन्फोर्समेंट कार्रवाइयां हैं, तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक बता सिंगल हैंडल निकाला जाए तो आप बनते हैं। तो क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उसमें फिर लिखा जाएगा? नहीं सर, आई डोंट
थिंक सो। उसमें ये है कि उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। वो डीसी साहब उसके मतलब हेड होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल्स पे असिस्टेंट कमिश्नर्स उनके हेड होंगे, और उसके लिए अलग से एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स रिक्रूट किए हुए हैं, उनका अपना एक स्टाफ होगा। तो ये उनके थ्रू होगा। अभी हमें ऑफिशियली कोई डायरेक्शंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं अपने जो दोस्त मुझे अप्रिशिएट करते हैं उनको ये मैं बता दूं कि इंशाल्लाह हमारा ये जो ताल्लुक है, मैं आपको नज़र आता रहूँगा, और इंसान की कोई लिमिट नहीं होती, उसकी मंजिल की कहीं कोई हद नहीं होती। तो ये प्राइस कंट्रोल सिर्फ एक काम है जो मैंने आपको करके दिखाया। इंशाल्लाह हज़ारों लाखों चीज़ें जो भी आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। अच्छा, क्योंकि हाँ ये बड़ा वैलिड चीज है कि भाई ये जब खत्म हो जाएगा 2 4 6 साल बाद, तो मलिक तौसीफ साहब फिर कैसे अपने आप को, कहते हैं ना कि एक जैसे आपकी, तो मुझे जो लगता है ऑक्सीजन है आपके लिए कि आपने काम भी करना और दिखाना भी है, तो ये कैसे पूरा करेंगे फिर? नहीं सर, देखे ना, एक काम है, एक ड्यूटी है, वो मैंने परफॉर्म की, वो लोगों ने उसको पसंद किया। तो बहुत सारे और फील्ड्स हैं। मैं बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं लोगों के सामने रख सकता हूँ। मैं लोगों को लॉज के बारे में अवेयर कर सकता हूँ, जिसकी शायद अभी बहुत कमी है। मैं गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स के बारे में लोगों को अवेयर कर सकता हूँ। मैं अपनी सर्विस डिलीवरी कैसे बेहतर हो सकती है वो लोगों के सामने रख सकता हूँ। मुझे पोइट्री से बड़ा शगफ है, शायरी से मेरा लगाव है, मैं उनकी शायराना हिस्स को जगा सकता हूँ। मुझे लिटरेचर का शौक है, मैं उनके सामने मतलब एक मटेरियल, एक जिद्दत वाली चीजें इंशाल्लाह आएंगी सामने। ये एक नीच जरूर बन गई है मेरी प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटीज, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ आएगा ना। की वजह की छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इनकी जो पर्सनल, जिस तरह की इन्होंने चीजें बातें की हैं, तो हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे से भी कुछ इनके सामने रखेंगे। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब, सबसे पहले तो क्योंकि जारी बात है आपका दिन भर ये इन कामों में गुजरता है, ऐसी कौन सी हॉबी है, ऐसा कौन सा काम है जो रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, और अगर नहीं किया तो मलिक तौसीफ का जो है ना वो दिन जो है वो सही है? सर 2 काम है, मैं बैडली मिस करता हूँ दोनों को। हमारी रूटीन बड़ी हेक्टिक है। पहली बात तो ये कि पर्सनल एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकलता, उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं अनफिट फील करता हूँ। शेड्यूल हमारा इतना हेक्टिक है कि मैं नहीं कर पाता। फैमिली की एंगेजमेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दूसरा ये है कि मुझे ये लगता है कि इंसान वो है जिसका दिलो दिमाग जागता हो, जिंदा हो, दिल धड़कता हो, दिमाग सोचता हो, कान सुनते हो, जुबान बोलती हो। और वो तभी मुमकिन है जब आप लिटरेचर के साथ लिंक हो जाएं, जब आप पिछली हजारों नस्लों का जो इकट्ठा किया हुआ इल्म है वो आपके सीने में सरायत कर जाए। तो वो सिर्फ एक किताब पढ़ने की शक्ल में आपको मिल सकता है। तो किताब पढ़ने का वक्त नहीं, आपकी बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता और इसको मैं बैडली मिस करता हूँ। हमारे कौन सा काम मुझे रोजाना की बुनियाद पर करते हैं? रोजाना की बुनियाद पे जी ये ऑफिशियल काम ही है, वही हो रहे हैं। हमारी पर्सनल लाइफ मोस्टली मतलब इग्नोर हुई होती है। तो बस ये 2 चीजें हैं जिनको मैं मिस कर रहा होता हूँ। बाकी हमारी जॉब डाइवर्स किस्म की है, कोई शेड्यूल नहीं है। सुबह जाना होता है, रात को 12 भी बज जाते हैं, तो उसमें बाकी चीजें ड्राई सी लाइफ है। म्यूजिक भी सुनते हैं? डेफिनेटली म्यूजिक, जो इंसान म्यूजिक नहीं सुनता वो शायद मुकम्मल इंसान नहीं है। क्या कौन से सिंगर, कौन से सर वन एंड ओनली नुसरत फतेह अली खान साहब हैं। मेरी नजर में उनका कोई मैच नहीं है। आजकल जैसे दौर है सिद्धू का, इस तरह का बड़े किस्म के रैप अप किस्म के म्यूजिक और बड़े थ्रिल देने वाले, तो क्या इन चीजों को नहीं सुनते? सर ये बड़े सुपरफिशियल सी चीजें हैं इनके। एक तो लिरिक्स में वो डेप्थ नहीं है, दूसरा इनकी सुर में वो गहराई नहीं है, इनके ताल में वो गहराई नहीं है जो क्लासिकल मौसीकी में। और उनके उस्ताद जो हैं वो डेफिनेटली नुसरत फतेह अली खान साहब है माई ऑल टाइम फेवरेट। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बड़े टची आदमी हैं, जिंदगी में मोहब्बत भी होती रहती है। अच्छा, होती रहती है। मुझे बच्चों से मोहब्बत है, अपनी वाइफ से भी मोहब्बत है, रोजाना होती है। बिल्कुल से। अच्छा, इस चीज को क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बड़े ड्राई लाइफ इन चीजों के लिए या अपने फैमिली के लिए या अपने किस्म के माँ बाप के लिए पता ही नहीं होता, तो ये बड़ी अच्छी एक मैं कहता हूँ खुशहाल चीज है। अच्छा, हम आप वापस आते हैं आपकी जो असाइनमेंट्स हैं। अच्छा, अभी चूंकि बहुत सारी जगह वो एरिया मेरा रूरल एरिया जुमरा बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि वो चीज नहीं है, तो ये जो एक किस्म का आपके ऊपर एक वो है कि जी ये छोटी जगहों पर जो है वो कार्रवाई करते हैं, छोटी जगहों पर कार्रवाई करके दिखाते हैं। अच्छा, किसी बड़े मार्ट में, किसी बड़ी जगह पर
आपकी वो चीजें या वीडियोस वो क्यों नहीं जाती? सर बड़े मार्ट्स है ही नहीं। ये जो लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं वो पाकिस्तानी कल्चर के, खासतौर पे पंजाबी कल्चर से नाबलद हैं। जुमरा तहसील में मेरा आपको चैलेंज है, आप जिस शॉप पे हाथ रखेंगे मैं उसको चेक करूंगा, और ये मैं बहुत दफ़ा, ये 20 दफ़ा मैं ये बात कर चुका हूँ। वहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, 4 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है, इवन 3 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है। तो जो शॉप्स गरीब लोग देखे ना, अभी यहाँ पे साल्ट एंड पेपर है, बाकी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके नाम, वहाँ से मुझे बताएं कभी को बंदा रोटी लेने गया है, 2 रोटियां दे दें जी मुझे। और जो गरीब आदमी है वो आगे से गुजरते हुए भी 10 दफा सोचता है कि यार मैंने इस रोड से गुजरना ही नहीं है, ये मेरा रोड ही नहीं है। तो आप बताएं, मैं तो लाइफ के सारे फेजेस में से गुजरा हुआ हूँ। एक गरीब की सोच ही होती है कि भाई जो दुकान ऊंची है उधर जाओ ही ना, उधर मुंह ही ना करो। तो गरीब बंदा इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाता ही नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन ये आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं है। आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि मुझे वो दिखाएं मेरी तहसील में, मैंने अपने एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में काम करना है, वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो दुकानें हैं, जो आउटलेट्स हैं, मैंने उन्हीं को चेक करना है, और मैं सबको करता हूँ। आप इंडिपेंडेंटली झुमरा जाएं, पूरी तहसील विजिट करें, आपने पूछना है कि क्या किसी को मैंने मिस किया, क्या किसी को फेवर दी है, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, एक चीज और है जिसके ऊपर खास तौर पे हमने अक्सर देखा है कि हमारे क्या कहते हैं कि लोग भी जो है उसको क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं कि हम जो है ना वो बड़े सिलेक्टिव से, जो जैसे कहते हैं टारगेट कार्रवाइयाँ होती हैं, टारगेटेड जो है वो काम होते हैं, और टारगेटेड ही एक किस्म के जो है ना वो जुर्माने कर दिए जाते हैं। तो क्या मलिक मोहम्मद तौसीफ साहब उस भेदचाल का शिकार तो नहीं है कि बच्चे सिर्फ दिखा के एक किस्म का अपना वो पूरे दिन की जो एक किस्म का वो कार्रवाई दिखाई, और उसके बाद जो वो रूटीन वर्क नहीं हो गया? क्योंकि मैं इससे आगे फिर जाऊंगा आपकी यूनियन काउंसिल, खास तौर पर जो आपकी अपनी जॉब है जो लोकल गवर्नमेंट, उसके ऊपर। तो क्या ऐसा तो नहीं है सर? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे एक जॉब असाइन की गई है, मैं वो जॉब ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। मैं फील्ड में जाता हूँ, लोग समझते हैं कि शायद मैंने टारगेट्स पूरे करने होते हैं फाइन्स करने के। ऐसे भी अक्सर ऐसे होता है कि मैं जाता हूँ, मैं फाइन किए बगैर वापस आ जाता हूँ। मैं 2 घंटे फर्ज करें मैं लोगों को चेक कर रहा हूँ, मैंने 20 दुकानें चेक की हैं, और ऐसे होता है कि 1000 रुपया फाइन टोटल किया हो। ये कोई खाना पूरी नहीं है, कोई ये फॉर्मेलिटीज नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और सिंसियरली कर रहा हूँ, और इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं एक्शन लेता हूँ। अगर किसी की वायलेशन नहीं है तो मैंने ऑन दी रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट किया हुआ, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं उनसे पानी का एक कतरा भी उनसे पिया, 1 रुपए का रवादार नहीं हूँ। मैं जहाँ पे जाता हूँ खाना शाना खाने के लिए, कभी तो बहुत फोर्स करते हैं, उनकी मोहब्बत है, लेकिन मैंने कभी किसी से 1 रुपए का मैं रवादार नहीं हूँ। मैंने कभी किसी से कुछ किसी तरह की फेवर मैंने ली हो, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा चैलेंज है, अगर किसी से मैंने फेवर ली है मैं आपको जवाब दूँ। अच्छा, एक चीज और है कि भाई ये जारी बात है, आपका तो ये एक्स्ट्रा आपको जिम्मेदारी दी गई, किस्म का आपके कंधों पे किस्म का बोझ लादा गया। अच्छा, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट को, यूनियन काउंसिल के सिस्टम्स को, यूनियन काउंसिल में होने वाली चीजों पर। अच्छा, यूनियन काउंसिल लेवल पे आज भी हम सर्टिफिकेट को लेना हो, कोई टेस्ट सर्टिफिकेट है, किस तरह की चीजें हैं, आज भी हमारा आम आदमी जो है उसको वो एक किस्म का वो चीज नहीं मिल रही। आज भी आपके जो सेक्रेटरीज हैं मुख्तलिफ, ये नहीं एक इंडिविजुअल किसी का नाम होगा, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में जो है वो आप देखिए रिकॉर्ड के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे डबल लिए जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अवाम पिस रही है, बहुत सारे लोग ओवर चार्जिंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लोगों को जलील करते हैं। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मेरी यूनियन काउंसिल्स में जाके विजिट्स के दौरान वीडियोस हैं, मैंने फी शेड्यूल्स पे वीडियोस बनाई हुई हैं। आज की डेट में ही मैंने दोपहर को एक सेशन किया था फेसबुक लाइव का। कल मैंने प्रॉपर इस पे एक पोस्ट की थी कि आपके इश्यूज मैं जुमरा तहसील के हवाले से सुनूंगा। मैं लोगों के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि हमारी वर्किंग क्या है, और जिसने अगर आपसे ओवर चार्जिंग की है तो मुझे बताएं। मेरे तक जो कंप्लेंट आती है मैं उसको प्रॉपरली एज पर लॉ डिस्पोज ऑफ करता हूँ। बाकी सुनने में आता है कि बहुत सारे सेक्टरीज पैसे ले रहे हैं, लेकिन सर एक्शन उसी पे होगा जो आप रिटर्न अप्लाई करेंगे, रिटर्न किसी की कंप्लेंट करेंगे। अपने तौर पे मैं खुद चेक कर रहा होता हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ अवामी अवेयरनेस के लिए, मुझे इन वीडियोस का कोई पैसा नहीं मिलता, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है वीडियोस बनाना। आप टिकटॉक से पैसा कमा रहे हैं, मुझे फेसबुक आपको बड़े पैसे दे रही है, आप इसी इतनी ज्यादा व्यूअरशिप भी गेन कर रहे हैं, और आप वीडियोस धड़ाधड़ बना रहे हैं।
हाँ, इसके मैं 2-3 जवाब ये दूंगा। फेसबुक से मुझे 1 रुपया नहीं आता। टिकटॉक का मेरा अकाउंट अभी मोनेटाइज है, लेकिन जो लोग समझते हैं कि शायद मैं लाखों रुपया कमा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। 1 लाख तक भी जो है ना वो इनकम समटाइम्स नहीं होती, 50,000 भी नहीं होती। तो और दूसरी बात ये कि टिकटॉक पे क्या मैं फहाशी फैला के इनकम ले रहा हूँ? क्या ये डॉलर्स जो मैं कमा रहा हूँ, लेट सपोज 2 रुपए मैंने कमाए हैं या 2 लाख रुपया कमाया, इसको एक साइड पे रख दे, क्या मैंने वल्गैरिटी फैला के किया? क्या मैंने स्टंट करके वो पैसा कमाया? या मैंने एक अच्छी बात करके अब देखें, ये इसको एक लॉजिक की लैंग्वेज में इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन, यानी नॉन जीरो सम गेम है ये, कि आप एक ऐसा काम करते हैं जो सबके लिए फायदेमंद है। मुझे मेरी एक वीडियो दिखाएं जो मैंने अवामी मफाद के खिलाफ बनाई हो, मुझे मेरी एक वीडियो दिखाएं जो मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ बनाई हो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का मुलाजम हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रोजेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। एक वीडियो आपने दिखानी है जिसमें मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसी को वायलेट किया हो, तो 2 ही चीजें हैं, उधर गवर्नमेंट है, इधर पब्लिक है, मैं दोनों के फायदे के लिए कर रहा हूँ। तो इन दोनों के फायदे में अगर अनइंटेंशनली मेरा कोई फायदा हो जाता है, तो ये मुझे आप बताएं कि कैसे गलत है, अगर मैंने 2 रुपए भी कमाए हैं। आप बिल्कुल सही बात। मैं जो आपने बात की कि बहुत सारे ऐसी जगहों पे सुनने में आता है कि आपके सेक्रेटरीज जो है वो पैसा लेकर या रिश्वत जो है वो लेकर लोगों के काम कर रहे हैं, क्या इनके लिए वीडियोस नहीं बननी चाहिए? इनके ऊपर जो है किस्म की इस तरह के जो आपके अचानक चाबी मारते हैं या अचानक आप एक किस्म की मुख्तलिफ ऐसी कार्रवाई करते हैं कि जिससे आप रेट पता करते हैं, जुर्माना करते हैं, उसको जेल भेजते हैं, तो क्या अपने सेक्रेटरीज अपनी यूनियन काउंसिल के ऊपर आप चेक एंड बैलेंस से करते हैं? बिल्कुल जी, मैं करता हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियो सेक्रेटरीज यूनियन काउंसिल्स पे बनाई हैं। मैं एक यूनियन काउंसिल में गया था, वहाँ पे 4 पहियां पड़ी हुई थी ऑफिस में, उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी। और मौके पे देखे ना, साइन 10 खड़े हैं एक यूनियन काउंसिल में, तो वहाँ पे अगर मुझे को बताएगा कि मेरे से इसने पैसे लिए तो मैं कार्रवाई करूंगा ना। हमारे लोगों की, ये मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है जो देख रहे हैं, हमारा एक कौमी अलमिया ये है कि जब हमसे कोई पूछता है तब हम उस पर अपनी ओपिनियन नहीं देते, और जब हमें खामोश रहने का कहा जाता है तब हम फट पड़ते हैं कि ये इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। मैं जहां पे गया हूँ सर, फ्रैंकली स्पीकिंग 90% लोगों ने मुझे फेयर ओपिनियन नहीं दी। दुकानों पे लोग ओवर चार्जिंग कर रहे होते हैं, अगर 10 लोग वहां पे ग्राहक आए हैं, 10 के 10 ने महंगी चीजें ली हैं, और ये प्रोबेबिलिटी है कि 90% उनमें लोग हैं वो झूठ बोलेंगे कि हमें इसने सही रेट पे दिया। अब मुझे बताएं कि इससे बढ़ के आगे मैं कैसे कार्रवाई करूं। इसी तरह जब यूनियन काउंसिल के ऑफिसेज में मैं जाता हूं, वहां पे जो खवातीन बैठी होती हैं, जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछ के थक जाता हूं कि बताएं अगर किसी ने कोई पैसा लिया ज्यादा, और वो झूठ बोल देते हैं कि हमने नहीं दिए, और अक्सर औकात उन्होंने पैसे दिए होते हैं। तो मुझे बताएं कि इसका हल मैं कैसे करूं। मैं तो उसी पे एक्शन लूंगा जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आएगी, जो मेरे तक कंप्लेंट आएगी। अवेयरनेस मैं दे रहा हूं, लोगों से मैं पूछ रहा हूं, तो मेरे एंड पे फॉल्ट कहां पे आई है, प्लीज आप भी मुझे आइडेंटिफाई कीजिए। एंड पे मैं थोड़ा सा ये इसको समराइज करूंगा। बहुत सारी दुकानों को मिसाल के तौर पे एक चीनी का रेट ले रहे हैं या किसी भी चीज का रेट ले रहे हैं, एक दुकान पर 120 है, वो 130 है, फिर 125 है, 135 है। अच्छा, हर दुकान के अपने अपने रेट है। इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए किरदार अदा करें। पूरे शहर में आपके जैसे जुमरा है, एक सेम रेट हो, उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं सर। बिल्कुल, देखे ना, रेट लिस्ट जो है उसके ऊपर एक ही रेट लिखा होता है एक चीज का। भिंडी का अगर रेट 35 रुपए है तो वो रेट लिस्ट पे 35 ही है, वो सब पे एक तो बिकती है, मिलती क्यों नहीं है? यही तो बेसिकली एक रेट ऑफ द लॉ है कि वो रेट इस्टेब्लिश हमने करनी है, और उसमें ऑफिसर्स को भी आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उससे भी ज़्यादा परफॉर्म करूँ, लेकिन रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी मार्केट में। और एक चीज़ मैं ज़रूर आपके फोरम से भी कहना चाहूँगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, आप हाईअप्स में, जेंट्री में, जहाँ भी आपकी अप्रोच हो वहाँ पे एक इशू ज़रूर उठाइएगा। वो ये है कि मैं लिस्ट बनाने वालों में से नहीं हूँ, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, मैंने लिस्ट को इम्प्लीमेंट करवाना है, मैं छोटा सा ऑफिसर हूँ। मेरे पे एतराज़ ये आता है कि आप मंडी क्यों नहीं चेक करते। मंडी मैं चेक करूंगा, अगर फर्ज करें मैं सब्जी मंडी चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे बोली हो रही है, तो जब मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कैसे कि मैंने टिंडे का रेट क्या सेट करना है, भिंडी का सेट करना है, जब इख्तियार नहीं है तो मैं वहां पे क्या चेक करूंगा। दूसरी बात, ये मंडी हो रही है सुबह 4 बजे, रेट लिस्ट आ रही है 9 बजे सुबह,
रेट लिस्ट से पहले मंडी में बोली हो रही है, तो मैंने तो फॉलो करना है रेट लिस्ट को। तो मंडी में जाके मैं क्या करूँ? इम्प्लीमेंट करूँ मंडी में जाके मैं क्या करूंगा? तो अगर अनरियलिस्टिक प्राइसेस हैं रेट लिस्ट पे, तो वो मेरे एंड पे नहीं हो रहा। तो मेरी गुजारिश आपसे भी ये है कि अगर किसी पॉलिसी मेकिंग फोरम पे आप जाएं, आपकी आवाज़ आप उठा सकें, तो वहाँ पे ये ज़रूर रिक्वेस्ट कीजिएगा। मेरी भी गुजारिश है, हम्बल गुजारिश है, जो हाइप्स अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये जो एक सप्लाई चेन है, इसमें 10 लिंक्स हैं, उनमें से एक लिंक पे हम काम कर रहे हैं। जो बाकी लिंक्स हैं वहाँ पे एफिशिएंसी क्रिएट होनी चाहिए, वहाँ पे रियल जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उनको सिमुलेट करके रेट्स निकलने चाहिए। ये दुकानदारों का सबसे दरीना मसला है। हम जिसको चेक करते हैं वो आगे से कहता है पीछे मंडी को क्यों नहीं चेक करते। मंडी में मेरी पावर नहीं है चेक करने की जाके, कि मंडी में क्या करूं। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट में या इवन इंतजामी सेक्टर्स में आप यू आर द ओनली वन पर्सन इन फैसलाबाद डिवीजन जो मैं सिंगल हैंडली जिसको सिंगल आउट कर सकता हूँ, कि जिसने वाकई अपने आप के काम के जरिए या अपनी चीजों के जरिए बताया कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। क्या आगे इन फ्यूचर ऐसा क्या, ये आखिर में प्रोग्राम की ऐसा क्या रवैया रखते हैं, ऐसे क्या सोच रखते हैं, क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, कि ताकि चीजें जो है स्मूथ हो जाएं और आवाम के लिए आसानियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। सर, आवाम के लिए आसानियां तब हो सकती हैं जब अवामी राय को शामिल किया जाए पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में। और वो शामिल कब हो सकती है? जब हमारे ऑफिसर्स का और हमारी आवाम का गैप ख़त्म हो जाएगा। हमारे ऑफिसर्स जो पॉलिसी मेकिंग में जिसके पास भी है, जो जहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं, वो उसमें रेलिवेंट कम्युनिटीज़ की इनपुट लाजमी लें। यहाँ पे तो कमेटीज में नाम भी सिफारिश पे वो फलाने दे दिया और पता उसको अलग बेका नहीं होता। जी, ये हमारा अलमिया है कि हमारा जो बजट है अनफॉर्चुनेटली और बहुत सारे कंट्रीज में होता है। चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने वो चीज़ें थोड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है कि हमारा जो बजट है उसकी टेम्पलेट्स बनी हुई है। हर साल उन्हीं टेम्पलेट्स पे हम फिगर चेंज करते हैं, बजट बना देते हैं। हालांकि बजट एक फुल एक्सरसाइज है। बात करने का मकसद ये है कि हमें क्रिएटिव रहना चाहिए, टाइम्स के जो चैलेंजेस हैं उनके साथ चलना चाहिए। जब हम पिछले दौर की चीज़ों के साथ आज के दौर में जिंदा रहेंगे तो यही होगा जो आपको नजर आ रहा है। आखिर में कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं आखिरकार, क्योंकि आप जो सोशल मीडिया हाइप तो ले चुके, कहाँ तक जाने का इरादा है? सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये बिलीफ है। मैं शायरी से मेरा बड़ा लगाव है। मिर्ज़ा गालिब मेरे ऑल टाइम फेवरेट पोइट हैं, और उनकी शायरी और इकबाल साहब की शायरी को कर लें तो वो दोनों, उन दोनों का मैसेज ये है कि इस कायनात की हद कोई नहीं है और ये कायनात सारी इंसान के लिए बनाई गई है। तो मेरी मंजिल कहीं नहीं है, मैंने चलना है और चलते रहना है, मेरी कोई मंजिल नहीं है। कोई मंजिल नहीं है। नाज़रीन, आप देख रहे थे मलिक मोहम्मद तौसीफ, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे फैसलाबाद डिवीजन में ना सिर्फ काम करके दिखाया बल्कि अवाम के दिलों में अपना घर भी किया। और इनकी सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे अपने जहां पर इनको इनकी जिम्मेदारियां दी गई थी, इन्होंने साबित कर दिखाया कि काम ऐसे भी किया जा सकता है। हालांकि देखें, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जिस चीज़ की खास तौर पे जो हुकूमतें हैं जिनकी डिमांड होती है कि यार अवाम को मैक्सिमम रिलीफ फराहम किया जाए, तो ऐसे अफसरान जो होते हैं यकीनी तौर पर इन जैसे लोगों की हौसला अफजाई और इन जैसे लोगों का साथ दिया जाना भी जरूरी है। यही वजह है कि आज हमारा सिस्टम किसी हद तक बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।